नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस में। देखिए साथियों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में कि इनका विस्तार कहाँ तक है, इनकी उपयोगिता क्या है, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं और किस क्षेत्र में मिट्टी की या उत्पादन की अधिकता है। इसके बारे में आज विस्तृत रूप से समझेंगे। मुख्य रूप से आज मिट्टी के बारे में ही समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा मिट्टी ही रहेगा, बिहार की सोइल ऑफ बिहार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिट्टी किसे कहा जाता है या मृदा किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। जो पृथ्वी सतह पर जो फैले हुए हैं, मोटे या मध्यम या बहुत छोटे, निम्न मात्रा में या बारीक तरह से कण होते हैं, उसे मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण मुख्य रूप से जो चट्टान वगैरह पाई जाती हैं, बड़े बड़े चट्टान, उसके टूटने फूटने और उसके भौतिक तथा रासायनिक अपक्षयों अपरदनों के माध्यम से इसका निर्माण होता है मिट्टी का। यह जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये यही लंबे समय के उपरांत होती है, छोटी मोटी समय में नहीं होती है। बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब मिट्टी का निर्माण होता है। और ये नदियाँ वगैरह से ये तापमान वगैरह इस पर प्रभावित करती है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो मृदा के निर्माण में जो है स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान और जो प्राकृतिक वनस्पति होती है और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये सब मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करती है। वर्षा किस प्रकार से करती है? तो वर्षा तेज़ होती है तो चट्टान पर पड़ती है, तो चट्टानें, जो कमज़ोर चट्टानें होती है, वो टूट जाती है और धीरे धीरे वे छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाती है और वे आगे चलकर बहुत लंबे समयों बाद मृदा का रूप ले लेती है। तापमान भी उसी तरह प्रभावित करती है। तापमान किस प्रकार? जैसे कि मान लेते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे दिन के समय बहुत ज़्यादा तापमान होता है और रात के समय बहुत ही तापमान कम होता है, मतलब माइनस में चला जाता है। तो दिन के समय क्या होता है कि तापमान ज़्यादा रहता है और रात के समय तापमान कम रहता है। तो रात के समय जब तापमान कम होता है तो चट्टानों में ओस की बूंदें आकर जम जाती है, मतलब जल का रूप ले लेती है शाम के वक्त आते आते। ठीक है। जब रात बहुत ही गहरी हो जाती है तो वहाँ पे तापमान माइनस में जाने के कारण वे अति का रूप ले लेती है। क्या बोलते हैं? बर्फ़ का रूप ले लेती है, मतलब जम जाती है। जब दिन का समय आता है तो वे फिर जल का आकार ले लेती है। इसी प्रकार बहुत ही प्रक्रिया लंबे समय बाद होती है। प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दिन के समय जब जल जम जाती है, फिर रात के समय वे बर्फ़ जम जाती है। तो आप लोग जानते होंगे कि जल का आयतन बर्फ़ के मुकाबले कम होता है, तो जब बर्फ़ जमती है तो वे अपने आयतन को बढ़ाती है। इस प्रकार चट्टानों, वहाँ पे जो चट्टानें होती है वे टूट जाती हैं। वे धीरे धीरे टूटते टूटते बहुत ही बारीक कणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार तापमान भी मिट्टी के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है। इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति होती है कि कहीं पे पेड़ पत्थर वगैरह, चट्टान वगैरह पे पेड़ उग जाने के कारण वे पत्थर को तोड़ देती है, वे धीरे धीरे। इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये सब जो स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान और प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है। तो यहाँ तक समझें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि मृदा का जो अध्ययन है, इसे विज्ञान की भाषा में पेडोलॉजी कहते हैं, यह मृदा विज्ञान कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिए, अब समझ लेते हैं बिहार के बारे में, बिहार की क्या स्थिति है मिट्टी के बारे में। तो बिहार जो है मुख्य रूप से एक मैदानी राज्य है। यहाँ पे बहुत सारी नदियों का यहाँ पे जाल है। जाल करने का मतलब है कि बहुत सारी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे 90% जो क्षेत्र है वे जलोढ़ या अपोड़ या कछारी मिट्टी से ढकी होती है। जलोढ़ इसी को अपोड़ कहते हैं, इसी को कछारी मिट्टी कहते हैं। 90% जो क्षेत्र है बिहार का, वे जलोढ़ मिट्टी से, मतलब जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है बिहार में। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से किस मिट्टी की प्रधानता है? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब हो गया कि वहाँ पे जल जमाव से वे जो मिट्टियाँ बनती हैं, वे जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिणी बिहार में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से बिहार जो है, देखिए, बिहार जो है कि बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। इस प्रकार से जो उत्तरी बिहार है और जो दक्षिणी बिहार है, इस वजह से इसे
उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित किया गया है मिट्टी को। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ कौन कौन सी है और दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ कौन कौन सी है। देखिए, उत्तरी बिहार में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वे पर्वतपादीय मिट्टी है, फिर तराई मिट्टी हो गया, फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी भी कहते हैं, और नवीन जलोढ़ जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिट्टी, खादर मिट्टी बिहार के लिए। और दक्षिणी बिहार में विभाजित किया गया है टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे दक्षिणी बिहार में केरल या करेल या केवाल मिट्टी कहा जाता है। देखिए, पुरानी जलोढ़ दोनों उत्तरी बिहार में भी पाई जाती है लेकिन दक्षिणी बिहार में, लेकिन दोनों का वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम है। तो उत्तरी बिहार में उसे बांगर मिट्टी कहते हैं और दक्षिणी बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे केरल या केवाल मिट्टी कहते हैं। और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी बिहार में, जो छोटा नागपुर के पठार का इलाका जो सटा हुआ क्षेत्र है वे वहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं। बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी कहने का सेंस हुआ कि यहाँ पे इस मिट्टी में कुछ पत्थर के अंश पाए जाते हैं, छोटे छोटे महीन कण पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे बलथर मिट्टी कहा जाता है। अब हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कि मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी किस जगह क्षेत्र में पाई जाती है बिहार के, तो आपको ये ओवरव्यू करने में आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए मैप हम लोग लगाए हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने एक मैप लगाया है। हम लोगों ने पहले समझा था कि उत्तरी बिहार में कौन कौन 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और फिर दक्षिणी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो उत्तरी बिहार को पहले देख लेते हैं, उसके बाद दक्षिणी बिहार को हम लोग देखेंगे। तो उत्तरी बिहार में जो है पीडमोंट या जिसे दलदली मिट्टी कहते हैं वे पाई जाती हैं। जिसे पीडमोंट करने का मतलब हो गया कि पर्वतपादी मिट्टी, उसी को कहते हैं। उसके बाद हो गया तराई मिट्टी हो गया, उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये जो एरिया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का है। उसके बाद हो गया नई जलोढ़ मिट्टी, ये एरिया हो गया नई जलोढ़ मिट्टी का, जो गंगा से सटा हुआ एरिया है ऊपर की ओर उत्तरी बिहार में, ऐसे नई जलोढ़ मिट्टी। उसके जस्ट बाद में पुरानी जलोढ़, उसके बाद तराई मिट्टी आ जाता है, उसके बाद पीडमोंट या जैसे दलदली मिट्टी कहते हैं। और ये जो सारण और सिवान का जो इलाका है गोपालगंज का, यहाँ पे कुछ मात्रा में बाल सुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है। अब दक्षिणी बिहार में देख लेते हैं। देखिए, जो बीचों बीच से गुजरा हुआ है इसे गंगा नदी मानिए। गंगा नदी किस पार उत्तरी बिहार है, इस पार दक्षिणी बिहार है। तो इधर दक्षिणी बिहार में पाई जाती है पहले तो ताल मिट्टी, उसके बाद केरल या केवाल मिट्टी जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिणी बिहार में कहते हैं। उसके बाद लाल रेतीली मिट्टी यहाँ पे कैमूर का इलाका में पाया जाता है कुछ मात्रा में। उसके बाद लाल पीली मिट्टी जो छोटा नागपुर का क्षेत्र का इलाका सटा हुआ झारखंड से, वहाँ पे लाल पीली मिट्टी कहा जाती है, जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं बिहार में अपने क्षेत्रीय भाषा में। अब हम लोग मिट्टी के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। जो जो मिट्टियाँ हम लोगों ने टेबल के माध्यम से समझा और ये जो मैप के माध्यम से हम लोगों ने अभी समझा है, उसको एक एक करके विस्तृत रूप से समझ लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में देखेंगे। उत्तरी बिहार की मिट्टी में देखिए, उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी, महानंदा एवं उसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, उससे ये उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसे भी 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, हम लोगों ने देखा है, और इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे पर्वतपादी मिट्टी, जिसे पीडमोंट मिट्टी भी कहते हैं। इसे ही देखिए हम लोगों ने समझा था कि इसे ही दलदली मिट्टी कहा जाता है, तो इसे याद रख सकते हैं। एक मिट्टी के कई नाम होते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार उसको कहा जाता है, तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, पीडमोंट से हम आपको याद दिला देते हैं, याद रखवा देते हैं कि पीडमोंट में माउंट लगा हुआ है। माउंट से हो गया माउंटेन वाले एरिया में पाया जाता है, इसलिए इसे पर्वतपादी मिट्टी कहा जाता है। तो पीडमोंट से याद रख सकते हैं, माउंटेन वाले एरिया में पाया जाता है, तो क्षेत्र वाइज आप याद रख सकते हैं। यह जो मिट्टी है पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी आप लोग जानते होंगे कि बिहार का सबसे उच्च श्रेणी है। हम लोगों ने उस टॉपिक में पढ़ा था भौतिक विभाजन में, बिहार के भौतिक विभाजन में पढ़ा रखा है। तो सोमेश्वर श्रेणी के आसपास के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, पर्वतपादी मिट्टी। इसके बाद है कि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा, यहाँ पे जो है हिमालय का एरिया है, हिमालय से सटा एरिया है, तो यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। इसकी वजह से यह होता है कि यहाँ पे नमी पाई जाती है इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी में नमी पाई जाती है, अधिक नमी पाई जाती है। इस कारण यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। जहाँ पे मिट्टी में नमी रहता है तो क्षेत्र उपजाऊ हो ही जाती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मृदा का मुख्य रूप से यहाँ पे धान एवं गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते होंगे धान और गन्ने में धान और गन्ने की खेती करने के लिए जल की मात्रा
पर्याप्त होनी चाहिए। तो ये धान और गन्ने के लिए ये मिट्टी उपयोगी है। तो देखिए हम लोग क्या देख लिए, हम लोग पर्वतपातीय मिट्टी देख लिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग तराई मिट्टी। पर्वतपातीय मिट्टी के जस्ट बाद ही तराई मिट्टी पाया जाता है, जो हिमालय का शिवालिक क्षेत्र है उसके जो नीचे पाया जाता है, जस्ट बाद में दक्षिण की ओर, उसे तराई मिट्टी कहा जाता है। तो तराई मिट्टी भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि तराई मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन कि शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है, शिवालिक के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, या तो भांगर के जस्ट दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, या तो मुजफ्फरपुर इलाके या इधर गंगा क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रख सकते हैं कि तराई मिट्टी जो है शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। यह जो मिट्टी है इसका विस्तार उत्तरी सीमा पश्चिम में चंपारण से लेकर, जो चंपारण के इलाका पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण वहाँ से लेकर पूर्व में किशनगंज तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? देखिए तराई मिट्टी हम लोग समझाते हैं। ये जो तराई मिट्टी है यही तराई मिट्टी है। यहाँ पे शिवालिक हिमालय है, हिमालय का जो भाग है दक्षिणी भाग, उसके जस्ट बाद में तराई क्षेत्र पाया जाता है, इसीलिए इसे तराई मिट्टी कहते हैं। यहाँ से जो पश्चिमी या पूर्वी चंपारण का जो इलाका है, यहाँ से किशनगंज यहाँ पड़ता है, यहाँ तक इसका विस्तार है किसका? तराई मिट्टी का। तो वही कहा जा रहा है कि इसका विस्तार जो है चंपारण से लेकर किशनगंज तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है इस मिट्टी का, जो है 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का कहीं कहीं कंकड़ एवं रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, या जो है मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ भी पाया जाता है और रेत भी पाई जाती है। कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे नदियाँ उधर से आती है, देखिए दलदली करने का मतलब हो गया कि इधर से देखिए यहाँ पे कोसी आती है, फिर महानंदा आती है, फिर बूढ़ी गंडक आती है। तो इस जो क्षेत्र है नदियों वाला क्षेत्र, वहाँ पे दलदली मिट्टी का विकास हो जाता है, और जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ी कंकड़ वाला और बालू वाली मिट्टी पाई जाती है। यही कहीं कहीं यहाँ पे सेंस हुआ कि दलदली मिट्टी भी कहीं कहीं इसका विकास हुआ है। यह जो मिट्टी है हल्के भूरे और पीले रंग की भी होती है। इस मिट्टी में धान, पटसन और गन्ने की खेती की जाती है, इसके लिए अनुकूल होती है। हम लोग तीसरा देखेंगे। अब लोग पुराने जलवायु जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी कहने का सेंस हुआ कि यहाँ पे कभी जल जमाव का क्षेत्र रहता था, लेकिन अब यहाँ पे जल, नदियों का जो जल है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। इस प्रकार यहाँ पे बांगर जो कि बहुत ही कम उपजाऊ क्षेत्र होती है, इस मिट्टी में उतना उत्पादन नहीं होता है मुकाबले खादर मिट्टी के। इस वजह से इसे बांगर क्षेत्र कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। हमने कहा था कि जहाँ पे बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है वहाँ इस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। पानी ही नहीं पहुँच पा रहा तो उत्पादन कहाँ से होगा? इस प्रकार ये मिट्टी जो है बहुत ही कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का विस्तार जो है मुख्य रूप से घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में हुआ है। इसका विस्तार जो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया में पाया जाता है। देखिए दिखाते हैं हम लोग, ये जो एरिया है ये पुरानी क्या बोलते हैं, ये नई जलोढ़ मिट्टी का हो गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया ये वाला हो गया। मुजफ्फरपुर का इलाका पड़ता है यहाँ पे, सीतामढ़ी कुछ सहरसा से क्या बोलते हैं उसको, समस्तीपुर का इलाका, वहाँ पे एरिया इसका पड़ता है। किशनगंज तक एरिया तक जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद नई जलोढ़ मिट्टी आ जाता है वहाँ से सटा हुआ। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग देख रहे थे। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है कहीं कहीं इस मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में चूना, पोटास की अधिकता होती है, चूना और पोटास की अधिकता होती है एवं फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए चूना है तो चूना की प्रकृति क्षारीय होता है, तो इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि ये मिट्टी क्षारीय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है, किस मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। तो अम्लीय मिट्टी हमारा लाल पीली मिट्टी जो दक्षिणी भाग में पाया जाता है वो होता है, और क्षारीय मिट्टी हमारा हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। चूना जो क्षारीय होता है, इस प्रकार से ये मिट्टी क्षारीय हो गया है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू, गन्ना आदि के फसल उगाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। जो नदियाँ प्रतिवर्ष अपने बाढ़ के कारण, बाढ़ में बहुत सारे अवसाद उच्च भूमि से आते हैं तो लेकर आती है, तो अपने जो अवसाद होती है यहाँ पे छोड़ देती है इस इलाके में। इस प्रकार इस मिट्टी का निर्माण होता है खादर मिट्टी का। हर साल प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है तो ये नई मिट्टी यहाँ पे हो जाती है। इस प्रकार से खादर मिट्टी या नवीन मिट्टी कहते हैं, नवीन जलोढ़। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, उत्पादन बहुत ही अधिक होती है इस मिट्टी में। इस मिट्टी का विस्तार जो है गंगा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि की निचली घाटियों में हुआ है। इस मिट्टी का जो रंग है हल्का गहरा भूरा होता है और इसमें जो है कि इस बालू को तथा इसमें बालू एवं चिका मतलब किले में थोड़ा वो मिट्टी जो दलदली प्रकार की होती है, इसकी प्रधानता इस मिट्टी में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है तो नवीन जड़ या खाद्य मिट्टी में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है अत्यधिक उर्वर होती है, इसमें उर्वरता बहुत ही अधिक होती है। किसमें? खाद्य मिट्टी में। तो आपको ध्यान रखना है कि किस मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, तो खाद्य मिट्टी में। उत्पादन की दृष्टि से यह मिट्टी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तरी बिहार की मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले है कि दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार जो है मुख्य रूप से गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के मध्य है। कहने का सेंस हुआ कि जो गंगा नदी है और जो छोटा नागपुर का एरिया है, इसके बीच में इस दक्षिणी बिहार मिट्टी का विस्तार हुआ है। इन मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिणी बिहार मिट्टी को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला टाल मिट्टी हो गया, दूसरा कगारी मिट्टी हो गया, तीसरा हमारा पुराने जलोढ़ जिसे केरल या केवाल मिट्टी कहते हैं, और चौथा हमारा बलथर मिट्टी जिसे लाल पीली मिट्टी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे टाल मिट्टी के बारे में। देखिए, टाल जो है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। टाल जो है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। जल प्लावित करने का सेंस हुआ कि वहाँ पे जल जमाव का क्षेत्र रहता है। जब भी वर्षा आती है, जब भी वर्षा की ऋतु आती है, तो वहाँ पे इस मिट्टी के क्षेत्र में या इस क्षेत्र में जल जम जाता है। जब वर्षा खत्म होती है तो जल हट जाता है, तो जल प्लावित का क्षेत्र रहता है। इस प्रकार यहाँ पे उपजाऊ वर्षा ऋतु में उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार से वहाँ उस भूमि में टाल का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो इसे टाल मिट्टी कर दिया जाता है। टाल मिट्टी का विस्तार जो है गंगा के दक्षिणी तट, जो गंगा नदी है, इसके इस वाले भाग में इसका विस्तार है और बक्सर से भागलपुर तक इसका 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। देखिए, टाल मिट्टी हम लोग देख लेते हैं फिर से मैप में जाके। जो ताल है, जो मिट्टी है, ये जो गंगा नदी है, इसके जस्ट बगल में जो हुआ है इसे ही टाल मिट्टी कहा जाता है। देखिए, यह मिट्टी जो है मोटे कणों वाली होती है। यह जो ताल मिट्टी है ये मोटे कणों वाली होती है और धूसर रंग की होती है एवं भारी मिट्टी होती है। इसका जो वजन होता है वो भारी होती है। इस मिट्टी में रबी की फसलें अच्छी होती है। रबी कहने का सेंस हुआ कि गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब इस मिट्टी में अधिक होती है, सरसों वगैरह। और इस क्षेत्र में दलहन का भी उत्पादन काफ़ी किया जाता है। प्रसिद्ध है ये मिट्टी, टाल मिट्टी, दलहन उत्पादन के लिए। अब हम लोग कगारी मिट्टी समझेंगे। कगारी मिट्टी टाल मिट्टी के जस्ट दक्षिण में पाया जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह जो मिट्टी है इसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है। यह मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। अब हम लोग समझेंगे पुराने जलोढ़ और केरल या केवाल मिट्टी। यह इंपॉर्टेंट है दक्षिणी बिहार के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं इस मिट्टी का विस्तार जो है बक्सर जिला, उत्तरी गया का क्षेत्र, पटना, नालंदा, मुंगेर और इसका विस्तार जो है भागलपुर तक, इस क्षेत्र से होते हुए भागलपुर तक इसका विस्तार है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। यह जो मिट्टी है इसकी उर्वरा शक्ति उत्पादन इसमें अधिक होता है। इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। यह जो है यह मिट्टी जल सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग जो है गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें उसमें है मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूँ। अब हम लोग देख लेते हैं लाल और पीली मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। बलथर मिट्टी कहने का सेंस हुआ कि इसमें बालू के कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पत्थर के भी कण पाए जाते हैं। यह जो क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी का पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पश्चिम में जो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है कैमूर का, तो उसके निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से जमुई जिला, मुंगेर जिला, खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो है छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, राजमहल का उच्च भूमि, उसके जस्ट सटा हुआ जो बिहार का इलाका पड़ता है, वहीं पे इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुलता होती है। इस मिट्टी में जो है रेत और कंकड़ पत्थर की बहुलता होती है।
इस कारण से बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है, बहुत ही कम, निम्न मात्रा में होती है। यहाँ पे उत्पादन वगैरह कम किया जाता है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। जब बलुई मिट्टी है तो जान सकते हैं कि जल संग्रहण तो होगा नहीं, इसी वजह से जल संग्रहण की क्षमता इसमें कम होती है। और इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता होती है। लौह तत्व की प्रधानता होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। आयरन पाया जाता है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है। तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय करने का मतलब होता है कि इसमें चूना वूना वगैरह नहीं पाया जाता है इस मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं इस मिट्टी में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मालूम होगा कि मोटे अनाजों में जल की उपजाने के लिए, उसके उत्पादन करने के लिए जल की बहुत ही निम्न मात्रा की आवश्यकता होती है। इस कारण से यहाँ पे इस क्षेत्र में मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। यह जो मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी, कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि लाल पीली मिट्टी में मुख्य रूप से किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं मैप में मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पहले उत्तरी बिहार में देखा कि पीटमोन मिट्टी जिसे दलदली मिट्टी कहते हैं, उसके बाद तराई मिट्टी के बारे में हम लोगों ने समझा। उसके बाद पुरानी जलोढ़ जिसे भांगन मिट्टी कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर नई जलोढ़ जिसे खाजन मिट्टी कहते हैं, गंगा से सटा हुआ इलाका, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में समझा। उसमें हम लोगों ने समझा क्या, टाल मिट्टी किसे कहते हैं। फिर केरल या केवाल मिट्टी जो कि दक्षिणी बिहार में उपजाऊ मानी जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने लाल पीली मिट्टी के बारे में समझा। उसके बाद लाल रेतीली मिट्टी के बारे में हम लोगों ने कुछ क्षेत्र जो कैमूर के इलाका पड़ता है वहाँ पे पाया जाता है। तो साथियों, हम लोगों ने आज बिहार की मिट्टी के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। आने वाले सेशन में हम लोग इसी प्रकार आगे के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार साथियों। चलिए, धन्यवाद।